नमस्कार दोस्तों, यशस्वी ब्राइट फ्यूचर एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इज मैटर अराउंड अस प्योर। इस पूरे चैप्टर में हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे और हर एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेनेशन के साथ क्लियर करेंगे। साथ ही जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें भी साथ साथ डिस्कस करेंगे ताकि आपकी तैयारी स्ट्रॉन्ग हो सके। और खास बात यह है कि इस वीडियो के अंत में आपको मिलेंगे 100 MCQ, जिसको सोल्व करके आप खुद चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हुई है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। चैप्टर 2 इज मैटर आवर सराउंडिंग अस, यानी क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ पे पहले डिस्कस करते चलते हैं कि चैप्टर नंबर 2 है क्लास 9th NCERT। अब इसमें देखिए चैप्टर 2 में क्या कह रहा है कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। आप खुद से इमेजिन करके देखिए कि जितने भी इम्पोर्टेंट चीज है, जितने भी जितने भी आसपास के वस्तुएं हैं, क्या शुद्ध हैं, प्योर हैं, वो चीज को हम लोग समझ सकते हैं। वही एनसीईआरटी समझाया जा रहा है कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या कहा जा रहा है यहाँ पर। तो पहले नंबर कह रहा है कि हम कैसे जान सके कि बाजार में खरीदी हुई दूध, घी, मक्खन, नमक, मसाला, मिनरल्स माने जो भी चीज है, जल या जूस सब शुद्ध होंगे। कैसे हम विश्वास कर लेंगे कि सब सारा चीज शुद्ध होगा। ये आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है। देखिए लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, वर्ड बाय वर्ड हम पढ़ेंगे, इसको डिस्कशन करेंगे, लेकिन जहां से क्वेश्चन बनने वाला है उस पर विशेष करके ध्यान दिया जाएगा। देखिए इसमें आगे देखिए क्या कहता है कि रसोई में उपयोग किए जाने वाले कुछ वस्तुएं, जो दिया हुआ शुद्ध नमक, शुद्ध घी, शुद्ध दूध, इसमें शुद्ध तो लिखा हुआ रहता है बट ये शुद्ध होता नहीं है। क्यों? साइंस इसे शुद्ध नहीं मानता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या इसमें टॉपिक क्या है, उस चीज को समझेंगे जो जिससे रिलेटेड है। क्या आपने कभी इन खाने वाले खाद्य पदार्थों के डिब्बे के ऊपर लिखे हुए शब्दों को चयन करके देखा होगा? ध्यान से देखे हैं क्या लिखता है यहाँ कि एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ क्या होता है। ये एनसीईआरटी कहता है कि एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ क्या होता है कि पदार्थों में कोई मिलावट हो या न हो। ये कहना में हम लोग आम भाषा में ही कर सकते हैं कि कोई भी चीज शुद्ध कब होती है, क्या इसमें कोई मिश्रित तो चीज नहीं न है, कोई मिलावट तो नहीं न है, तब तो हम लोग प्योर होने की प्रमाण दे पाते हैं। तो ये देखिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि ये सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण है। हम लोग तो समझ सकते हैं कि मैंने कि शुद्ध है, बट ये शुद्ध नहीं है, मिश्रण है, अतः शुद्ध नहीं है। उदाहरण के लिए दूध, जल, वसा और प्रोटीन आदि का मिश्रण है। अब देखिए यहाँ पे दूसरे रूप में कह सकता है, हम लोग तो समझ सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिक ने शुद्ध, प्योर का असली मतलब अलग ही कहा है। क्या कहा है? वैज्ञानिक के मत के अनुसार देखा जाए तो शुद्ध का अर्थ ही कुछ अलग होता है। क्या शुद्ध का अर्थ होता है? साधारण लोग शुद्ध का मतलब समझते हैं कि इसमें कोई मिलावट न हो। आदमी ही ना, देहात में आप देखे उनके आदमी लोग क्या कहते हैं कि साधारण लोग कहता है कि शुद्ध का मतलब होता है कि जिसमें कोई मिलावट न हो, लेकिन विज्ञान में इसका मतलब थोड़ा अलग हो जाता है। क्या हो जाता है? इसका मतलब अलग हो जाता है। क्या अलग हो जाता है कि सरल अगर परिभाषा के हिसाब से देखते हैं तो शुद्ध पदार्थ वह है जो केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। मैंने साइंस कहता है, साइंस का नाम क्या है कि मैंने कि शुद्ध पदार्थ क्या है जो केवल एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, उसे हम लोग शुद्ध समझेंगे। ये साइंस का नाम है, बट हम लोग इस चीज को नहीं समझते हैं देहाती भाषा में। तो ये देखिए साइंस की दृष्टि से देखेंगे तो साइंस का ये डिफिनेशन क्या है कि शुद्ध पदार्थ वह है जो केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं या एक ही प्रकार के तत्वों से मिलकर बने होते हैं, एक ही प्रकार से परमाणु से मिलकर बने होते हैं, उसे हम शुद्ध कहते हैं। ये साइंस की का नाम है। उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर भी देखिए दिया हुआ है कि उदाहरण के लिए दूध, दूध देखिए शुद्ध नहीं है। साइंस क्या कहता है कि दूध शुद्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि दूध में जल, वसा और प्रोटीन आदि का मिश्रण है।
यानी कि सब चीज का मिश्रण है, तो हम इसको शुद्ध कैसे मानेंगे? ये साइंस कहता है, लेकिन हम लोग इसको समझते हैं कि शुद्ध है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे इस चीज को समझते चलिएगा, यहाँ पे जो जो क्वेश्चन हम डिस्कस करते चल रहे हैं। जब हम वैज्ञानिक किसी पदार्थों को शुद्ध करता है तो इसका तात्पर्य है कि तात्पर्य क्या है, वैज्ञानिक का क्या मतलब रहता है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रक्रिया के हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। ये क्या कहता है एनसीईआरटी? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि देखिए यहाँ ये चीज आपको दिया हुआ है, देखिए एनसीईआरटी क्या कहता है, उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रक्रिया के हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। ये साइंस का कहना है। अगर एक ही प्रकार के एक ही कणों से मिलकर बना होता है उसे हम शुद्ध कह सकते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ में दो या दो से अधिक शुद्ध अवयव के मिलने से बनते हैं। मैंने अलग अलग चीजों से मिलकर बने होते हैं। कोई भी पदार्थ देखिएगा तो उसको कोई एक चीज से मिलकर बना ही नहीं होता है, वो अलग अलग पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। उसका कोई मॉलिक्यूल से अलग अलग रूपों में रहते हैं। तब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, शुद्ध अवयव से मिलकर बने हो तो उदाहरण के लिए समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी और सभी का मिश्रण है। क्या है ये? उदाहरण के लिए समुद्र का जो जल है ना, समुद्र का जल है तो उसमें खनिज मिला हुआ है, मिट्टी एवं आदि सभी का मिश्रण है। हम उसको नहीं कह सकते कि समुद्र का जल प्योर है, वो भी क्या है, एक मिश्रण है। देखिए यहाँ पे सारा चीज दिया हुआ। चलिए जो जो देखिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो जो बनने वाला क्वेश्चन हम बताते चलेंगे, लेकिन यहाँ पे इस डिस्कस से समझिएगा कि अगर आपसे क्वेश्चन आया क्या हमारे जितने भी दी गई चीज हमारा क्या शुद्ध है, तो नहीं, वो हम लोग तो शुद्ध समझ सकते हैं बट साइंस शुद्ध नहीं समझता है। साइंस में क्या नाम है कि साइंस की दृष्टि से कौन सी चीज शुद्ध है, जब केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, उसी को शुद्ध माना जाता है साइंस में। और क्या कर सकते हैं कि तत्व भी क्या होता है कि वह शुद्ध पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, यानी एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, उसी को शुद्ध कहा जाता है साइंस में। यानी तत्व जितने भी एलिमेंट है सब के सब शुद्ध होता है। कैसे? क्योंकि एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। जैसे हम लोग हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक शुद्ध तत्व है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का ही परमाणु उसमें मिले हुए रहते हैं, इसीलिए उसको शुद्ध माना जाता है। जैसे आयरन देखते हैं हम लोग, Fe, जो आयरन जो है तो उसमें Fe जितना जो भी है ना, तो आयरन का उसमें परमाणु सम्मिलित है, इसीलिए हम आयरन यानी कि लोहा को हम लोग शुद्ध मानते हैं। ये साइंस की का नाम है, हम लोग का का नाम नहीं। हम लोग का का नाम कुछ अलग रहता है, बट साइंस इसको शुद्ध नहीं मानता। साइंस के हिसाब से शुद्ध वैसे ही चीज को कहा जाता है जो केवल एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। चलिए आगे देखते हैं, मिश्रण क्या है? तो जब शुद्ध नहीं हो तो मिश्रण ही होगा, बिल्कुल हम समझ सकते हैं। तो मिश्रण क्या है? मिश्रण जिसे पदार्थ कहा जाता है, एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलने के बाद बनता हो। क्या कहता है देखिए एनसीईआरटी क्या कहता है, आप देखिए ये चीज को समझिएगा, तो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये चीज में देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि मिश्रण, डॉट यहाँ पे कॉमा दिया कि मिश्रण क्या है, जिसे हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ भी देखिए, मिश्रण भी एक पदार्थ ही है। जिसे हम पदार्थ कहते हैं वो क्या है, एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। यानी तत्व हो या यौगिक हो, उस चीज को मिलाकर हमारा मिश्रण की निर्माण होती है। ये क्या एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कह रहे हैं, क्या कि एक या एक से अधिक शुद्ध तत्व या यौगिक से मिलकर बना होता है। कौन? मिश्रण। ये साइंस कहता है। अब देखिए तत्व क्या है, यहाँ पे जो तत्व के बारे में बताया कि तत्व क्या होती है, तो वह शुद्ध पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, उसमें कोई अलग अलग परमाणु नहीं होता है, इसलिए तत्व को शुद्ध माना जाता है। यौगिक भी बनाना है तो उसमें दो शुद्ध तत्व आपस में मिलेंगे तो यौगिक का निर्माण होगा। जैसे जल H2O, तो जल हमारा क्या है, तो वो भी शुद्ध है, नहीं उसमें भी दो चीज मिलाया हुआ तो उसको भी अशुद्ध कह सकते हैं।
मतलब शुद्ध नहीं हुआ, शुद्ध एक तरीका से कर सकते, शुद्ध दो चीज मिल गया तो मिश्रण नहीं हुआ एक तरीका से, तो साइंस कहता है। चलिए और यहाँ पे आगे देखते हैं, डिस्कशन करते हैं, जहाँ जहाँ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो वो चीज को देखा जाएगा। और इस चैप्टर के अंत में आपको एक एमसीक्यू दी जाएगी जिसमें 100 क्वेश्चन रहेगा जो इसी से रिलेटेड रहेगा। जो आप पढ़ रहे हैं जितने भी जो क्वेश्चन बनेंगे उसी से संबंधित क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 5 ऑप्शन के साथ रहेगा। आप उस ऑप्शन को, उस एमसीक्यू को मिलाकर देखिएगा कि आप कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए। किसी पदार्थ को अन्य प्रकार के तत्वों से भौतिक प्रक्रम द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। हम जानते हैं कि जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा हम पृथक कर किया जा सकता है। मैंने हम क्या कर सकते हैं कि जैसे जो मिश्रण होगा हम उसको अलग अलग रूपों से शुद्ध करने का प्रयास करेंगे। अब देखिए जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl जो है, जैसे अगर उसको जल में घोल देते हैं आप, तो जल में घुलने के बाद एक मिश्रण तैयार हो जाएगा। जल तो हमारा ऑलरेडी हमारा घोल है, यानी कि यौगिक है, उसमें हम एक चीनी को जैसे मिला देते हैं, चाहे नमक को मिला देते हैं, सोडियम क्लोराइड, तो जैसे मिला देते हैं तो उसमें एक तरीका से घोल बन जाता है। वो घोल को हम शुद्ध नहीं कर सकते, उसको मिश्रण अब कहेंगे। अब उस मिश्रण से चाहेंगे कि सोडियम को हम अलग कर दें तो बिल्कुल अलग किया जा सकता है। किसके थ्रू? तो वाष्पीकरण के थ्रू। देखिए याद रखिएगा, किसके थ्रू अलग कर सकते हैं हम? तो वाष्पीकरण के थ्रू अलग कर सकते हैं, या आसवन विधि द्वारा हम इसको पृथक कर सकते हैं। ये दो नियम द्वारा हम उसको अलग कर सकते हैं। यद्यपि सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक पदार्थ है। क्या सोडियम NaCl जो क्या है, एक तरीका से पदार्थ हो। जल भी हमारा एक पदार्थ है। मैंने जितने भी दुनिया का हर चीज हमारा पदार्थ है, क्योंकि पिछले का वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन से चीज पदार्थ है, पदार्थ होने का गुण क्या, प्रमाण क्या पदार्थ का, तो ये बता रहे हैं सोडियम क्लोराइड भी अपने आप का एक पदार्थ है और इसे भौतिक विधि के द्वारा और इसके रासायनिक अवयव से हम पृथक नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार चीनी का एक पदार्थ है, क्योंकि यह एक प्रकार का शुद्ध अवयव रखता है और इसका यौगिक सामान्यतः रहता है, यानी सामान्य रहता है। क्यों? जैसे चीनी का हम लोग सूत्र देखते हैं C12H11, यानी कि हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन तीनों के सम्मिश्रण से चीनी का निर्माण होता है। तो केमिस्ट्री से शुद्ध नहीं कहता है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 चीज को मिलाया गया है, लेकिन तीनों हमारा क्या है? एक तत्व है। ये पदार्थ और मिट्टी में एक समान कण नहीं है। किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाले किसी एक पदार्थ के अभिलक्षणीय या गुण एक समान होंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक या एक से अधिक पदार्थ होते हैं। मिश्रण क्या होता है? मिश्रण तैयार करने के लिए कोई उसमें एक पदार्थ सम्मिश्रित नहीं रहेंगे, उसमें एक, दो या दो से अधिक पदार्थ रहते हो, एक रह ही नहीं सकते, एक रहने का मिश्रण तैयार होगा ही नहीं। तो हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। अब दूसरे के रूप में अगर हम लोग को कह देगा कि मिश्रण क्या है तो उस चीज को हम लोग समझ सकते हैं। तो अभी तक क्या हम लोग समझे यहाँ कि, यानी कि क्या हमारे पास है, वैज्ञानिक का मत क्या है कि वैज्ञानिक ने क्या कहता है कि भाषा के हिसाब से क्या शुद्ध एक असल मतलब क्या होता है, कि साधारण लोग शुद्ध का मतलब क्या समझते हैं कि इसमें कोई मिलावट नहीं हो, लेकिन वैज्ञानिक क्या कहता है कि लेकिन वैज्ञानिकों का मतलब होता है कि इसमें थोड़ा अलग है। देखिए हम लोग का मत अलग रहता है, वैज्ञानिकों का मत अलग रहता है। हम लोग प्योर कह सकते हैं बट उन लोगों को प्योर अलग ही चीज होती है। सरल परिभाषा दिया जाए तो शुद्ध पदार्थ वही है जो केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, वैज्ञानिकों का मत है। उदाहरण के लिए अगर वैज्ञानिक कहते हैं कि सोना शुद्ध है तो इसका मतलब है कि उसमें सिर्फ सोने के ही कण होंगे। एग्जाम्पल हम वैज्ञानिक के थ्रू दे रहे हैं। वैज्ञानिक का मतलब क्या हो सकता है, कह देगा कि सोना सोना शुद्ध है तो सोना शुद्ध है, केवल कि सोना में केवल एक ही प्रकार के परमाणु रहते हैं, यानी कि गोल्ड। अब देखिए ये बात तो समझ लीजिए कि सोना एक प्रकार शुद्ध चीज होते हैं। एक खास बात यह है कि बाजार में मिलने वाला दूध विज्ञान की नजर से शुद्ध नहीं है, क्योंकि वह जल, वसा और प्रोटीन का मिश्रण है। हम तो मानेंगे उसको शुद्ध,
लेकिन वैज्ञानिक इसको शुद्ध नहीं मानते। क्यों? क्योंकि इसमें 3 चीज मिले हुए होते हैं, दूध, उसमें क्या क्या चीज मिले रहते हैं, जल, वसा और प्रोटीन। ये तीनों चीज का सम्मिश्रण है, तो शुद्ध हम इसको कैसे कर सकते हैं? ये वैज्ञानिकों का मकसद होता है। एक खास बात यह कि बाजार में मिलने, ये तो सारा चीज मैं बता ही दिया आपको कि जितने भी सारा चीज मिलेगा तो उसमें मौजूद है, और जिसमें प्रोटीन का भी एक मिश्रण है, प्रोटीन भी मौजूद रहता है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए क्या कहता है यहाँ मिश्रण में, कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाने से एक मिश्रण की निर्माण होती है, तो मिश्रण कभी शुद्ध हो ही नहीं सकता है। अब इसको हम लोग देखते हैं, अपना 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 हमसे एक डिफिनेशन बनाना चाहेंगे कि मिक्सचर क्या होता है, मिश्रण। जब हम 2 या 2 से अधिक शुद्ध चीजों को आपस में मिला देते हैं तो वो मिश्रण बन जाता है। ये हम लोग का मत है। क्या हम लोग का मत है? कि जब 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को आपस में मिला देते हैं तो एक मिश्रण तैयार होता है, जिसको मिक्सचर कहते हैं। जैसे क्या हम एक मिक्सचर को देखें, एक मार्केट में मिलने वाला मिक्सचर, उसमें बहुत सारे चीज को मिला देते हैं। उसमें रहता है चना, रहता है उसमें झिनिया, रहता है मसाला, रहता है, सभी चीज का मिश्रण रहता है। हम उसको दूसर के रूप में मिक्सचर कहते हैं। क्या जीते मिक्सचर है, लेकिन है सम्मिश्रित, वो मिला हुआ है तो उसको मिश्रण ही कहेंगे। वो पदार्थों का मिश्रण है वो। तो हम लोग अपने आप से डिफिनेशन अलग अलग तरीका से बना सकते हैं कि जब हम 2 या 2 से अधिक शुद्ध चीजों को आपस में मिला देते हैं तो वह मिश्रण बन जाता है। मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, ये याद रखिएगा। ये जो मैं डिफिनेशन बता रहा हूँ खुद अपने आप से मैं डिफिनेशन बता रहा हूँ कि जब 2 या 2 से अधिक शुद्ध चीजों को आपस में मिलाना ही एक मिश्रण होता है। हम मिश्रण को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मिश्रण के प्रकार, तो मिश्रण के प्रकार यहाँ पे देखिए, अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। इस तरह मिश्रण के कई प्रकार होते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि मिश्रण के 2 प्रकार होते हैं। एक को बोला जाता है समांगी मिश्रण और दूसरा का बोला जाता है विषमांगी मिश्रण, यानी होमोजोनियस एंड हेट्रोजीनियस, 2 चीज होते हैं। तो समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण के बारे में हम लोग जानते हैं, यहाँ पे डिस्कस में आगे बताया जाएगा। क्या कर रहा है एनसीईआरटी की साइंस में कि मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे जो भी एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट को कर कर खुद आप समझिएगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करते वक्त समय निकल जाता है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट का मतलब कुछ आगे होता है, ये समझ में आपको आ जाएगा। मैं आपको बता दूंगा इसका मकसद क्या होता है। चलिए देखिए यहाँ बताइए दे रहे आपको कक्षा में अ, ब, स और द समूहों में बांटे। एक बीकर में 50 ml जल और एक बीकर में चम्मच या कॉपर सल्फेट का चूर्ण डाल दें, जिसको समूह ए और ब, 2 चीज अलग अलग मान लिया गया। समूह ब में एक बीकर में 50 ml जल तथा 2 चम्मच कॉपर सल्फेट का चूर्ण डाल देंगे। कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट या साधारण नमक सोडियम क्लोराइड का एक समूह बना लेंगे, जिसको सबको आपस में मिलाकर देखेंगे। इसका मकसद यही है कि सारा चीज मिलाकर देखा जाए मिश्रण क्या है, सारा मिश्रण है नहीं है, वो सारा चीज को बताया जा रहा है। देखिए यहाँ पे सारा चीज बता रहा है कि समांगी मिश्रण पृथक संगठन रहता है। समूह स में द में जो मिश्रण प्राप्त होता है उसे अविभाज्य किया जाता है। सब सारे देखिए समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, यहाँ पे विषमांगी मिश्रण का अन्य उदाहरण है। आइए फिर देखिए क्रियाकलाप सेकंड दिया हुआ है कि आइए पुनः कक्षा में 4 समूह बना लिए अ ब स द। इसमें देखिए सारा चीज, एक में देखिए दूध डाला जा रहा है, स्याही डाला जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए सारा चीज यहाँ पे दिया हुआ है। मैं इसका एक डायरेक्ट संक्षिप्त रूप बता दे रहा है, इस संक्षिप्त रूप को आप समझ सकते हैं। तो देखिए जितने भी एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, तो एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग ये बताने का प्रयास किया गया है कि पदार्थ के, मैंने जो आपको दिया हुआ है यहाँ पर मिश्रण, मिश्रण को 2 भागों में बांटा गया है कि जितने भी क्रियाकलाप एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि पदार्थ में मिश्रण जो आता है, पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया। अगर केमिस्ट्री के हिसाब से देखिएगा तो पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो हम लोग मिश्रण के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो मिश्रण में होता क्या है कि मिश्रण में 2 या 2 से अधिक शुद्ध तत्वों को
मिलाने से या यौगिकों को मिलाने से जो चीज बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है, वो हमारा मिश्रण होती है। यहाँ तक तो परिभाषा है। अब इसी को हम लोग समझेंगे कि परिभाषा के अकॉर्डिंग दो भागों में बांटा गया मिश्रण को, एक समांगी मिश्रण, एक विसमांगी मिश्रण। तो हम लोग समांगी मिश्रण के बारे में, होमोजीनियस के बारे में समझेंगे क्या होता है, जिसमें सारी चीजें इतनी अच्छी तरह से मिल जाते हैं जो अलग अलग न दिखाई दे। यानी पानी में घुली हुई चीनी या नमक के अलग अलग रूपों में दिखाई नहीं दे सकता है। यानी एक दूसरे रूप में भी समझ सकते हैं, अपने आप से और डिफिनेशन तरीका से बना सकते हैं कि वैसा दो पदार्थ जिसको मिलाने के बाद उसमें पहचान नहीं किया जा सकता है कि क्या क्या चीज मिलकर बना होता है, उसको हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं। यानी समान स्थिति में सब आपस में सम्मिश्रित हो जाना, मिल जाना। जैसे आप एक पानी ले लीजिए, उसमें नमक डाल दीजिए, जब दोनों को मिला दीजिए तो उसमें पता नहीं चल पाए कि नमक और पानी, सॉरी, नमक कहाँ चला गया। तो इसको बोलते हैं समांगी मिश्रण। मैंने जिसको हम नंगी आंखों द्वारा देख नहीं सकते, जब दो मिश्रण को मिलाइएगा तो उसको मिलाने के बाद उसमें ये देख कर नहीं बता सकते कि क्या चीज की कण है, क्या चीज का पार्टिकल है, वो दोनों आपस में सम्मिश्रित हो जाते हैं। इसीलिए उसको बोलते हैं समांगी मिश्रण, समान स्थिति में मिश्रण होना। विसमांगी मिश्रण को हम लोग अपनी आंखों के थ्रू देख सकते हैं, उसको अलग अलग कर सकते हैं, वो विसमांगी मिश्रण होगा। वो भी मिश्रण ही है लेकिन विसमांगी। जैसे उसको उदाहरण के लिए समझ सकते हैं, चने के दाल और मसूर के दाल, अगर दोनों को आपस में मिला देते हैं तो जो भी एक तरीका से मिश्रण तैयार होगा, उस मिश्रण को बोला जाएगा विसमांगी मिश्रण। क्यों? क्योंकि हमारी आंखों से दिखाई पड़ रहा हो कि एक मसूर की दाल है, एक चना की दाल है, या एक रहर की दाल है। वैसे मिश्रण को हम लोग विसमांगी मिश्रण कहेंगे। यानी कि उसमें मिल तो जाएगा, सब मिश्रण तो हो गया, बट उस चीज को हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं, वो समान रूप से मिश्रित नहीं है, तो इसलिए उसको विसमांगी कहते हैं। समांगी में क्या होगा कि जब दो कण आपस में जब मिल जाते हैं, घुल जाते हैं, तो उसको नंगी आंखों द्वारा देखी नहीं जा सकती, और देख कर ये नहीं बता सकते हैं कि समांग में यानी किस चीज की कण है, किस चीज की कण है। जैसे अगर हम पानी में नमक को मिला दीजिएगा तो आप इतनी नंगी आंखों द्वारा आप देख कर नहीं बता सकते कि देखिए नमक का कण यहाँ है या चीनी का कण यहाँ है, ये नहीं बताया जा सकता। अतः हम इस चीज को बोलेंगे समांगी मिश्रण। मैंने जितने भी घोल है उसमें हम लोग समांगी मिश्रण के रूप में देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जितने जो क्रियाकलाप दिया हो, तो क्रियाकलाप के अकॉर्डिंग वही सब सारा चीज दिया हुआ कि समांगी मिश्रण में कौन कौन आ सकते हैं। एक सवाल और आएगा कि एक पानी ले लीजिए, पानी ले लिया जाए और इसमें दूध ले लिया जाए, क्या दोनों को मिलाने के बाद समांगी मिश्रण होगा या विसमांगी मिश्रण? तो यहाँ पर पानी और, जैसे पानी और दूध को जैसे ही मिलाइएगा तो इस समांगी मिश्रण में होगा। मिल जाने के बाद आप पानी को अलग और दूध को अलग नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, दोनों तो सम्मिश्रित हो जाता है। अतः हम इस चीज को समांगी मिश्रण कहेंगे। लेकिन अगर हम पानी ले लिए, उसके ऊपर एक तेल डाल देंगे, मैंने कि किरोसिन तेल या कड़वा तेल अगर उस पर डाल देते हैं, सरसों का तेल, और जैसे ही डालिएगा उस पर और उसको मिलाने का प्रयास कीजिएगा, मिल नहीं पाएगा। तो यहाँ पे देखिए दो लिक्विड होगा और दोनों लिक्विड को मिलाएंगे तो मिल नहीं पाएगा, तो हम यहाँ पर कहेंगे विसमांगी मिश्रण, होमोजीनियस नहीं, हेट्रोजीनियस। क्यों? क्योंकि दो चीज को मिलाने के बाद दिखाई दे रहा है कि तेल ऊपर है, नीचे पानी है, ये दोनों चीज अलग अलग दिखाई देंगे, तो इस जगह पर कहिएगा ये मिश्रण हमारा विसमांगी मिश्रण है। यानी विसमांगी मिश्रण का डिफिनेशन कैसे बना सकते हैं कि जिसमें चीजें अलग अलग दिखाई दे और बराबर न मिल पाए। पानी में रेत या नमकीन चीज, या दूसरे रूप में समझ सकते हैं जिसमें मूंगफली और सेव का अलग अलग मिलाने से जो भी मिश्रण तैयार होगा उसको हम लोग विसमांगी मिश्रण कहें। विसमांग कहने का मतलब समान नहीं, अलग अलग चीज जो दिखाई पड़ सके उसे हम लोग विसमांग कहें। यही देखिए आपको यहाँ पे दिखाया जाए कि समांगी मिश्रण पृथक नहीं संगठन किया जा सकता है। देखिए भौतिक दृष्टि द्वारा इसको अलग नहीं किया। देखिए विसमांगी मिश्रण में सोडियम क्लोराइड और लोहे की छिलकन, लोहे की छीलन। देखिए सोडियम क्लोराइड कहने का मतलब नमक ले लिया और लोहे की छीलन, मैंने लोहे के बुरादा, यानी कि लोहे का पाउडर छोटा छोटा जो रहता है, जो पार्टिकल, और जैसे दोनों को मिला दीजिएगा तो लोहे के पाउडर यानी कि वो काला रंग का दिखाई देगा, और जो सोडियम क्लोराइड है नमक, वो व्हाइट दिखाई देगा। तो जैसे अगर उस चीज में डालेगा तो दिखाई पड़ेगा आपको।
अब इसके जगह पर और ले सकते हैं उदाहरण विषमांगी के लिए, और क्या क्या ले सकते हैं, नमक और सल्फर। मैंने नमक जो यानी NaCl हो जाए वो सल्फर, और दोनों एक गंधक हो जाता है, तो गंधक एकदम अलग व्हाइट होता है। और मैंने कि गंधक क्या होता है, सल्फर जो होती है थोड़ा हल्का पीला रंग पर होगा, जबकि नमक हमारा व्हाइट रहेगा। दोनों को सम्मिश्रित किया जाएगा तो पता चल जाएगा, दिखाई दे सकता है। जल और तेल, देखिए जो जैसे मैं कहा यहाँ पे देखिए जल और तेल दिया हुआ है, ये हमारा क्या विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। तो इस तरीका से हम लोग समझ सकते हैं कि समांगी और विषमांगी में क्या क्या अंतर हो सकते हैं। अब हम चलते हैं, देखिए यहाँ अब हम विलयनों विलयनों को कोलाइडी विलयन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए अब हम विलयनों, निलंबनों और कोलाइडी विलयनों के बारे में समझेंगे कि ये चीज क्या क्या चीज होता है। यानी कि तो हम लोग समझ गए कि मिश्रण क्या होता है, मिश्रण को कितने भागों में बांटा गया, ये समझ में आ गया। समांगी विषमांगी के बारे में समझ में आया। तो विलयन आखिर क्या होता है, विलयन क्या होता है, तो विलयन के बारे में एक चीज हम लोग अपना आपसे डिफिनेशन देते हैं, फिर बाद हम लोग आगे समझेंगे यहाँ की विलयन क्या है। तो देखिए हम लोग पहले नंबर यहाँ पे एक प्रश्न दिया यार, इस प्रश्न को पहले हल कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो प्रश्न में देखिए, फर्स्ट प्रश्न में कहता है कि पदार्थ से आप क्या समझते हैं। तो पदार्थ, देखिए पदार्थ वह है जो केवल स्थान छेदता है, जिसमें द्रव्यमान हो, भार हो, हमारा पदार्थ होती है। लेकिन पदार्थों को अगर हम लोग रासायनिक के हिसाब से देखेंगे तो पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है, जबकि अगर हम लोग भौतिक के इस हिसाब से देखेंगे तो पदार्थों को 5 भागों में बांटा गया है। अगर भौतिक में देखते हैं तो पदार्थ को 5 भागों में ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन होती है। जबकि केमिस्ट्री के हिसाब से देखिएगा तो पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है, तत्व, यौगिक और मिश्रण। यहाँ तक समझ में आया, हम तत्व के बारे में समझ में आ गया। अब कह रहा है समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर बताएं। तो जस्ट अभी समांगी विषमांगी में अंतर बताया गया कि समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं। तो समांगी मिश्रण को हम लोग होमोजीनियस कहते हैं। इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, अपने आप से बना सकते हैं कि जिसमें सारी चीजें इतनी अच्छी से मिला लें कि वह अलग अलग न दिखे, तो हम लोग उसको समांगी मिश्रण कहेंगे। जैसे पानी में घुली हुई चीनी या नमक, इसको समांगी मिश्रण कहेंगे। समझ में आया। अभी समांगी मिश्रण क्या होगा, जिसको हम लोग हेट्रोजीनियस कहते हैं, जिसमें चीजें अलग अलग दिखाई दे और बराबर न मिले, उसे हम लोग विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे पानी में रेत या नमकीन, यानी पानी में अगर रेत को मिला दीजिएगा तो कभी मिश्रित नहीं हो पाएगा, तो विषमांगी है। जैसे पानी मिला दीजिएगा तो खुद दिखाई देगा कि रेत की कण है, यहाँ पर रेत के पार्टिकल है। ये हमारा विषमांगी मिश्रण हो गया। अब हम लोग चलते हैं ऑन दी क्वेश्चन। क्वेश्चन तो हो गया यहाँ पर, अब चलते हैं बिलियन का। बिलियन क्या है, आखिर देखिए बिलियन क्या कहता है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, वो अपने आप से इसको देखिए। एनसीईआरटी का लैंग्वेज थोड़ा अलग होती है, उस लैंग्वेज को सरल भाषा में समझना ही सबसे बड़ा बहादुरी होती है। बिलियन देखिए क्या कहता है एनसीईआरटी, बिलियन 2 या 2 से अधिक पदार्थों को समांगी मिश्रण है। अब देखिए क्या कहता है विलियन, क्या कहता है विलियन है क्या, तो एनसीईआरटी कहता है यहाँ पे देखिए, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या कहता है यहाँ पर कि विलियन 2 या 2 से अधिक पदार्थों को समांगी मिश्रण है। मैंने समांगी मिश्रण में जो बताया कि उसी को विलियन कहा जा रहा है। तो समांगी मिश्रण में देख ले कि जिसमें 2 कण या 2 पार्टिकल आपस में मिल जाते हैं, तो जिसको पता नहीं चल सकता, यानी नंगी आंखों द्वारा देख नहीं सकते, तो वैसे ही कह रहे हैं यहाँ पर 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण अगर मिल जाए तो इसको हम लोग विलियन कहेंगे। अब यहाँ पे यदि प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों की देखते होंगे, नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण। यानी विलयन में होता क्या, अगर हम लोग अपना आपसे डिफिनेशन बनाया जाए तो विलयन क्या है, जिसको हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं, सॉल्यूशन, जिसको विलयन कहते हैं सॉल्यूशन, यह एक समांगी मिश्रण है। मैंने किसमें जब भी मिलाया तो समांगी मिश्रण ही है। क्या है, इनमें कण इतने छोटे छोटे होते हैं जो नंगी आंखों द्वारा देखी नहीं जा सकती है। उदाहरण के लिए नींबू पानी, 2 खास हिस्से होते हैं इसके, विलयन का 2 खास हिस्से होते हैं, है ना। अभी तो हमको देखिए समझ में आ गया क्या विलयन क्या है। आखिर कोई पूछेगा विलयन क्या है, तो एक समांगी मिश्रण है। तो समांगी मिश्रण का जो डिफिनेशन बताया वही चीज इसमें भी होगा, जिसको हम लोग विलयन कहते हैं। यानी कि 2 समांगी मिश्रणों को मिलने
के बाद जो भी चीज प्राप्त होता है उसे विलयन कहेंगे। विलयन माने कि दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को मिलना ही विलयन कहलाता है। और मिलने के बाद उसकी कण दिखाई न दे, लंगी आंखों द्वारा वो दिखाई न दे, उसको हम लोग विलयन कहेंगे। उदाहरण के लिए नींबू पानी आप देख रहे हैं, तो नींबू पानी है यहाँ, मैंने नींबू में पानी मिला दिया गया और नमक मिला दिया गया, एक अलग घोल हो गए, विलयन हुआ। और फिर दूसरे के विलयन में लगा दीजिए कि पानी और चीनी, चीनी का घोल, ये भी एक अलग विलयन हुआ। ये दोनों विलयन को आपस में मिला दीजिएगा, सॉरी दोनों समांगी मिश्रण को आपस में मिला दीजिएगा, तो मिलाने के बाद जो भी चीज बन जाता है उसको विलयन कहेंगे। यहाँ तक समझ में आया। और दोनों मिल जाने के बाद चीनी, नमक और पानी, ये तीनों जब आपस में मिल जाएंगे तो चीनी का नमक, ना तो चीनी दिखाई देगा ना तो आपको नमक दिखाई देगा, ये सारा चीज सोलूबल हो जाते हैं, मिल जाते हैं। अब कोई यहाँ से कहेगा कि यानी कि देखिए इसी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा था आपको, नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण है। प्राय हम एक विलयन को ऐसे तरल पदार्थों के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस, द्रव या गैस मिले हों, लेकिन प्राकृतिक में ठोस विलयन, मिश्रण धातु और गैसीय विलयन, वायु में भी घटक अलग अलग होते हैं। देखिए क्या यहाँ पे कहता है। अब देखिए विलयन, विलयन के कणों में समांगिता होती है, यानी समांगिता का मतलब समान समान मिलते हैं। उदाहरण के लिए नींबू जल का स्वाद सदैव समान रहता है, यह दर्शाता है कि इन विलयनों में चीनी और नमक के कण समान रूप से विस्तृत है। देखिए समांगिता का मतलब होता है समान समान गुण कहने का मतलब। देखिए चीनी, नमक और पानी, सॉरी आप नींबू और पानी को मिलाइएगा तो ये पता चलेगा कि नींबू पानी मिलाया उसमें। और जैसे अगर बगल से चीनी को मिला दीजिए तो नींबू पानी, और नींबू, चीनी और नमक, ये तीनों, नींबू, चीनी और पानी का एक घोल तैयार होगा। इसमें पता चला कि नींबू का भी तो कुछ खटास है इसमें और चीनी का भी इसमें मिठास है, तो उसकी टेस्ट कुछ अलग हो जाता है। इसी को कहता है समांगिता। हाँ यहाँ पे देखिए इसको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वही कहते हैं कि उदाहरण के लिए नींबू का जल स्वाद सदैव समान रहता है, यह दर्शाता है कि इस विलयनों में चीनी और नमक के कण समान रूप से वितरित है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब इस चीज को आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए मिश्रण कहता है यहाँ, तो हम लोग ये समझ गए कि विलयन में क्या हुआ। तो विलयन को भी दो भागों में बांटा गया, ये याद रखिएगा, विलयन को भी दो भागों में बांटा गया, माने दो हिस्से होते हैं, इसको दो भागों में बांटा नहीं गया। क्या क्या? फर्स्ट में विलायक, जिसको सोलवेंट कहते हैं, यानी सोलवेंट होता क्या, यानी कि दो चीज मिलेंगे तब तो हमारा एक विलयन तैयार होगा, जिसमें वो रहेगा विलायक, जिसको सोलवेंट कहते हैं। जो ज्यादा मात्रा में हो उसे हम लोग सोलवेंट कहते हैं, मतलब ज्यादा मात्रा में, जिसकी मात्रा ज्यादा उसको सोलवेंट कहते हैं, विलायक कहते हैं। और जिसकी मात्रा कम हो उसको सोलूट कहते हैं, विलय, सॉलिड कहते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। अब जैसे दोनों चीज विलायक और विलय जब आपस में मिलते हैं तो विलयन का निर्माण होती है। तो विलायक क्या हो गया? सोलवेंट, यानी जिसकी मात्रा अत्यधिक हो, जैसे पानी है, पानी ज्यादा होगी और उसमें मिलाने वाला चीज जो कम मात्रा में हो, जैसे कि जो जो उसमें घुल सके, जैसे नमक, NaCl, तो पानी और नमक NaCl है, तो पानी इसमें क्या हो जाएगा? सोलवेंट, सोलवेंट यानी कि विलायक। विलय क्या हो जाएगा? तो इसमें कौन सी चीज घुल रहा है? तो नमक, नमक उसमें घुल ना जाएगा, तो इसलिए नमक को हम लोग विलय कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया। अब इसी के आगे हम लोग चलते हैं। देखिए जो जो मैं अपना आपसे भी डिफिनेशन इसलिए बताने का प्रयास करता हूँ कि एनसीईआरटी थोड़ा कठिन होता है पढ़ना, लेकिन हम इसीलिए अलग अलग एक डिफिनेशन बताते हुए चल रहा हूँ। और इसमें जितने भी एक्सपेरिमेंट है खुद से करने का प्रयास कीजिएगा, उससे बहुत सारे डिस्कस निकलते हैं। देखिए कहता है कि इन्हें भी जान ले, चलिए इसको भी एक नजर देख लिएगा, जान लीजिए। मिश्र धातु में, अब देखिए मिश्र धातु में मिश्रण अलग होता है, मिश्र धातु में अलग होती है। ये धातुओं की समान मिश्रण
होते हैं, यानी कि अगर हम मिश्र धातु बनाते हैं तो धातु ही उसमें ऑलरेडी रहेंगे। तो क्या कहता है, ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं। अगर समांगी मिश्रण करने का मतलब कि धातु का अगर निर्माण किया जा रहा है तो उसमें जितना जिंक की मात्रा होगा उतना सल्फर की भी मात्रा होगा, इसीलिए इसको समांगी मिश्रण कहते हैं। उदाहरण के लिए, जिन्हें भौतिक क्रिया या अवयव से हम इसको पृथक नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी एक मिश्र धातु को मिश्रण माना जाता है। क्यों, कैसे माना जाता है? क्योंकि ये अपने घटकों को, गुणों को दर्शाते हैं और पृथक पृथक संघटक करते रहते हैं। उदाहरण के लिए पीतल, जिंक और कॉपर। तो याद रखिए, अगर पीतल बनाना चाहते हैं आप, अगर उदाहरण में अगर पीतल को निर्माण करना चाहिए, पीतल भी हमारा मिश्र धातु है, तो पीतल में होता क्या है कि उसमें जिंक भी मिलाया जाता है और प्लस में कॉपर भी मिलाया जाता है, तब पीतल का निर्माण होता है। यानी कि तांबा को भी मिलाया जाता है और जिंक को। तो याद रखिए, अगर हमको पीतल का निर्माण करना है, एक नंबर के सवाल यहाँ से भी आ सकता है आपको, याद रखिए। जैसे पीतल हमारा क्या है, मिश्र धातु है। पीतल क्या है हमारा, मिश्र धातु, जिसमें 70% आपको कॉपर होता है, तांबा, और 30% होता है जिंक। जिंक और तांबा के मेल से हमारा एक कॉपर का निर्माण होता है, यानी पीतल का। तो ये चीज याद रखिए, पीतल बनाने के लिए हमारे पास कौन कौन सी चीज का मिश्रण होना चाहिए, जिंक का और कॉपर का। दो चीज, जिंक की मात्रा कितना, 30%, कॉपर की मात्रा 70%। 70 और 30 का रेशियो होता है, और दो चीज अगर मिला दिए तो एक तरह से पीतल का निर्माण बन गया। ये चीज होता है, यहाँ से भी देखिए क्वेश्चन पूछ दिए रहते हैं, इसको समझ लीजिएगा। किसी विलयन के दो भाग विलायक और विलेय, देखिए जो मैं पीछे बता दिया उसी चीज को देखिए हम बताया जा रहा है। किसी विलयन के दो भागों विलायक और विलेय में बांटा जाता है। दो चीजें, विलायक किसे कहते हैं, विलेय किसे कहते हैं? तो विलायक का मतलब जिसकी मात्रा ज्यादा हो उसे विलायक कहते हैं। विलेय किसे कहते हैं, जिसकी मात्रा कम हो उसे विलेय कहते हैं। यानी कि विलायक में विलेय घुलता है, जैसे विलायक के रूप में रहेगा पानी और विलेय के रूप में रहेगा चीनी। जिसकी मात्रा कम हो तो विलायक में घुल जाएगा। विलयन वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अत्यधिक हो। देखिए एनसीईआरटी वही कह रहा है जो मैं आपको बात बताया। देखिए यहाँ देखिए क्या कहता है, किसी विलयन के दो भागों में विलायक और विलेय में बांटा जाता है। विलायक वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अत्यधिक हो, जो दूसरे घटकों को विलयन में मिलाया जा सके उसे विलायक कहते हैं। मैंने विलयन में मिलाया जा सके या मिल जाए उसमें, तो उसे हम लोग विलयन कहते हैं। ठीक है, मैंने विलायक कहते हैं। विलयन का वह घटक प्रायः कम मात्रा में हो उसे हम लोग विलायक कहते हैं। देखिए विलायक में घुला होता है उसे विलेय कहते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पे तो इसकी लैंग्वेज कुछ अलग है, लेकिन मैं आपको जो सरल भाषा में बता दिया कि जिसकी मात्रा अत्यधिक हो, जिसकी मात्रा अत्यधिक हो उसमें जाके कम मात्रा वाला जाके घुल जाता है, तो वो चीज को हम लोग एक तरीका से विलयन कहेंगे। तो जो सबसे अत्यधिक मात्रा में जो कम मात्रा वाला घुल रहा है, तो जो सबसे अत्यधिक जिसकी मात्रा है उसे हम लोग कहते हैं विलायक, और जो सबसे कम मात्रा में है उसको विलयन कहेंगे। जैसे एक लोटा पानी है, तो एक लोटा पानी में आपको मैंने कि एक लोटा पानी कहने का मतलब 1 केजी पानी हो गया, उसमें आप 100 ग्राम नमक को घोल दीजिए, तो 100 ग्राम जो नमक हुआ, नमक को हम लोग विलायक कहेंगे, है ना। सॉरी, नमक को हम लोग कहेंगे विलेय, क्योंकि नमक न जाके घुल रहा है पानी में, तो पानी की मात्रा तो 1 लीटर 1 केजी है, ज्यादा है, तो जिसकी मात्रा ज्यादा उसको विलायक कहेंगे, जिसकी मात्रा कम उसको विलेय कहते हैं। तो क्या चीनी जो है वो आपको पानी में जाके घुल जाता है, इसलिए पानी हमारा क्या है, पानी जो हमारा है, पानी हमारा विलायक है, और विलेय क्या है, नमक। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। विलायक विलेय समझ में आया। उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है
चीनी और जल का विलयन का एक घोल में ठोस का उदाहरण ले लेते हैं। इसमें चीनी विलेय है और जल विलायक है। तो देखिए जो मैं आपको बात बता दी वही यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो किस चीज में बता दिए थे आपको कि यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया जा रहा है। चीनी है, चीनी और जल जब दोनों मिल गए तो हमारा एक विलयन तैयार हुआ। तो विलयन जब तैयार हुआ तो इसमें दो चीज को अलग अलग कीजिएगा। तो हमारे पास यहाँ जो चीनी है से विलेय के रूप में रहेगा और जो जल रहेगा से विलायक के रूप में। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। इसमें चीनी विलेय है और जल विलायक है। इसी तरीका से हम लोग समझ सकते हैं कि आयोडीन और अल्कोहल का विलयन, अगर आयोडीन और अल्कोहल जब मिला रहे हैं ना यहाँ पर विलय विलयन जिसमें टीचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है। हाँ एक चीज यहाँ पर याद रखिए, ये चीज बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये लाइन क्या है कि आयोडीन और अल्कोहल का विलयन जिसे हम टीचर आयोडीन के नाम से भी जाना जाता है। टीचर आयोडीन जो है, टीचर आयोडीन कैसे बनता है तो याद रखिए टीचर आयोडीन जिंक और आयोडीन और अल्कोहल दोनों चीज का मिश्रण होता है, विलयन होता है। माने आयोडीन और अल्कोहल दोनों चीज को मिला दीजिएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा, टीचर आयोडीन। अब देखिए टीचर आयोडीन का जो घोल हमें तैयार हो गया, विलयन जब तैयार होगा तो इस चीज में अलग अलग देख सकते हैं हम लोग। आयोडीन विलेय है जबकि अल्कोहल विलायक है। चूंकि अल्कोहल तो ज्यादा होगा, आयोडीन की मात्रा कम होगी तो इसलिए विलेय हो जाएगा। बस ये समझ लीजिए मोटा मोटी हिसाब में कि जिसकी मात्रा ज्यादा, जिस चीज में घुल जाए, अगर जिस चीज में जाके घुल गया तो उसको कहेंगे विलेय, और जो चीज घुल रहा है उसको विलेय कहेंगे। एक विलायक एक विलेय। तो विलायक क्या हुआ, तो वहाँ अल्कोहल यानी जिस चीज में घुल रहा है, जिस चीज में घुल रहा है उसको विलायक कहेंगे, और जो चीज घुल रहा है उसे विलेय कहेंगे। जैसे पानी में जाकर नमक घुल रहा है, तो नमक घुल रहा है तो नमक को कहेंगे हम लोग विलेय, क्योंकि विलेय हो रहा है उसमें। और विलायक कौन हो जाएगा, पानी। चलिए यही सब सारा चीज यहाँ पे दिया हुआ है। वात युक्त पेय जैसे सोडा जल, कोक इत्यादि तरल विलेय में गैस के रूप में मौजूद रहते हैं। इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलेय और जल विलायक होता है। वो भी देखिए सारा चीज दिया हुआ है यहाँ पर। वायु गैस, गैस का विस्तरण है। यहाँ मुख्यतः दो घटक ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 78%। तो ये देखिए हमारा पूरा एटमोस्फियर में हमारा यानी कि नाइट्रोजन हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों तो समांगी मिश्रण है, या आराम से मिल जाएगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, पता नहीं चल पाएगा। लेकिन हमारा यहाँ पर नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन को कहेंगे विलायक और ऑक्सीजन को कहेंगे विलेय। चूंकि ऑक्सीजन की मात्रा कम है, नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा है, तो जिसकी मात्रा ज्यादा है उसको विलायक कहेंगे, जिसकी मात्रा कम उसको विलेय कहेंगे। यहाँ तक समझ में आया। अब आगे हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे विलियन के देखिए दिया हुआ और सारा चीज यहाँ पे दिया हुआ। वायु का विलियन, देखिए वायु का विलायक का इसमें सारा चीजों में बात बता दी, वही सारा चीज यहाँ पे दिया हुआ है। वायु का विलायक कहा जाता, विलयन विलायक कहा जाता है। वायु में दूसरी गैस बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होते हैं, इसलिए उसको विलयन कहते हैं। विलयन के गुण, विलयन एक समांगी मिश्रण, हाँ ये याद रखिएगा। आपसे सवाल करेगा विलयन क्या है, तो विलयन एक समांगी मिश्रण है। क्योंकि विलयन में दो चीज अगर मिल जाते हैं जिसको पता ही नहीं चल पाता, अगर जब दो चीज समान स्थिति में अगर मिल जाए तो उसको समांगी मिश्रण कहते हैं। तो विलयन भी क्या तरीके से समांगी मिश्रण है। अब जितने भी उदाहरण देख लिया जाए तो आपको समांगी मिश्रण, जैसे हमारा पीतल बनाने के लिए जिंक चाहिए और हमारा कॉपर चाहिए, तो जिंक हमारा 30% चाहिए और कॉपर हमारा 70% चाहिए। कॉपर और जिंक के मिश्रण से हमारा पीतल का निर्माण होता है। तो हमारा पीतल जो है हमारा क्या है, एक विलयन के थ्रू, मैंने मिश्र धातु, त्रिधातु जब मिल गया तो मिश्र धातु उसको कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे कहता है कि विलयन के कण व्यास में 1 nm में 10⁹ मीटर से छोटे भी हो सकते हैं।
छोटे होते हैं, इसीलिए इसको आंखों से नहीं देखी जा सकती। देखिए यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन उठाकर पूछ दिया जाता है क्या कि विलियन के कण का व्यास 1 nm है ना, 1 nm बराबर 10⁻⁻⁹ मीटर, 10⁻⁻⁹ मीटर होता है। इसको ध्यान से देखिए आप, इसको मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर, और मैं इसको जूम कर रहा हूँ जो आपकी आंखों से दिखाई पड़ सके। देखिए क्या है यहाँ पर, यानी 1 nm बराबर 10⁻⁻⁹ मीटर। ये हमारा क्या होता है, एक विलियन के कण का मैंने क्या आकार होता है, जिसको हम लोग नंगी आंखों द्वारा देख नहीं सकते। याद रखिए, इसको हम लोग नंगी आंखों द्वारा देख नहीं सकते। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, यानी कि विलियन के कण का व्यास, अगर आपसे पूछ सकता है कि विलियन के कण का व्यास अप्रोक्स कितना होता है, तो याद रखिए 10⁻⁹ मीटर, 10⁻⁻⁹ मीटर, यानी नैनोमीटर के बराबर में होता है। 1 नैनोमीटर, यानी कि बिलियन की एक कण 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻⁹ मीटर होता है, इसको नैनोमीटर कहा जाता है। एनएम नैनोमीटर, जो हमारी नंगी आंखों द्वारा देखना संभव नहीं है। ये इतने छोटे होते हैं जिसको नंगी आंखों द्वारा देखा नहीं जा सकता है। अपने छोटे आकार का, देखिए अब यहाँ पे एक और बात बताया जा रहा है कि अपने छोटे आकार के कारण विलेन के कण गुजर नहीं, माने गुजर तो सकते बट उसको देख नहीं सकते। जैसे हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे हमारे प्रकाश के पार्टिकल है, इतने छोटे छोटे जो दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन हाँ ये भी दिखाई पड़ते कब है, जब एक अंधेरे रूम में अगर एक प्रकाश की किरण हो, छोटी सी प्रकाश की किरण हो, तो उस चीज को हम लोग इन्वायरमेंट में उड़ने वाला पार्टिकल को हम लोग देख सकते हैं। कहता है कि अपने छोटे आकार के कारण विलियन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलने नहीं देती, इसीलिए विलियन के प्रकाश का गर्म मार्ग दिखाई नहीं देता। छानने की विधि द्वारा विलेय के कणों को विलियन से पृथक नहीं किया जा सकता। विलियन को शांत छोड़ देने पर विलेय के कण नीचे नहीं बैठते हैं, अर्थात विलियन अस्थायी है। क्या है, विलियन को क्या बोला जाता है कि विलियन एक अस्थाई है। देखिए छानने की विधि, जिसे हम आप चीनी और नमक, चीनी नमक और पानी तीनों चीज को मिला दीजिए तो विलियन प्राप्त हो जाएगा। और जैसे ही विलियन जब प्राप्त हो गए तो उसमें आप चाहिएगा कि हम इसको छान कर नमक को अलग निकाल दें, चीनी को अलग निकाल दें, तो संभव नहीं है। तो छानने की विधि द्वारा हम विलेय के कणों को विलियन से पृथक नहीं किया जा सकता है। विलियन को शांत छोड़ देने पर भी विलेय के कण नीचे नहीं बैठते हैं, अर्थात विलियन अस्थाई होता है। ये अस्थाई नहीं माने अस्थाई होता है, कि एक बार जब बन गया तो दोबारा उसको अलग आप नहीं कर सकते। तो यहां से भी क्वेश्चन जब आएगा तो याद रखिए विलियन क्या है, अस्थाई है। अब नीचे देखते हैं हम लोग विलियन की सांद्रता। ये विलियन की सांद्रता क्या क्या है। क्रियाकलाप देखिए दिया जा रहा है यहाँ पर, इस क्रियाकलाप को आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। क्रियाकलाप 2.2 में हमने देखा कि समूह अ और समूह ब के पास एक ही प्रकार के विभिन्न भाषाओं के रंगों को विलयन है। हम लोग जानते हैं कि विलयन में पृथक पृथक मात्रा में विलयन और विलेय पदार्थ होते हैं। विलयन और विलयन में मौजूद विलेय पदार्थों की मात्रा के आधार पर हम इन्हें तनु, सांद्र एवं संतृप्त घोल में कहा जा सकता है। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि विलयन में मौजूद विलेय, देखिए यहाँ से इस चीज को समझिएगा, यहाँ से आपको एनसीईआरटी में देता है क्या दे रहा है यहाँ, कि विलयन में मौजूद विलेय पदार्थों की मात्रा के आधार पर इसे तनु, सांद्र एवं संतृप्त घोल कहा जा सकता है। तनु और सांद्र तुलनात्मक शब्द हैं। क्रियाकलाप
2.2 में समूह और में प्राप्त विलयन के समूह ब के अनुसार हम लोग समझ सकते हैं। तब देखिए यहाँ पर एक सवाल आता है कि तनु और सांद्र, तनु क्या होता है और सांद्र क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए दो चीज होती है, विलयन में हम दो चीज को अलग अलग समझते हैं। तो विलयन में देखिए तनु क्या होता है कि तनु में भी होता है क्या कि जल की मात्रा ज्यादा हो और विलयन की मात्रा कम हो, माने विलय की मात्रा कम हो, उसे हम लोग तनु तनु विलयन कहते हैं। तनु विलयन में क्या होता है कि तनु, कहीं अगर आपको सवाल आता है कि तनु विलयन, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि HCl की मात्रा जल में बहुत कम मात्रा में है, यानी जल की मात्रा ज्यादा है और HCl की मात्रा कम है, तो उसको बोलेंगे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यानी कि जिस चीज में जल की मात्रा ज्यादा हो तो उसको तनु कहेंगे, है ना। तनु सांद्र या संतृप्त घोल अलग अलग चीज होते हैं। तनु सांद्र तुलनात्मक शब्द है, क्रियात्मक एक नाम लिखिए। सांद्र विलयन में क्या होता है, जिसमें जल की मात्रा कम हो और घोल की मात्रा ज्यादा है। अगर हम लोग देखते हैं कि सांद्र और तनु में अंतर क्या होगा, इस चीज के बारे में हम लोग समझ सकते हैं। हम लोग समझ सकते हैं कि तनु सांद्र या संतृप्त घोल में अंतर क्या क्या हो सकता है, इसके बारे में समझ सकते हैं। तो इसको हम लोग डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। क्या क्या हम लोग समझेंगे कि तनु क्या है ना, तनु सांद्र और संतृप्त। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि तनु विलयन होता क्या। इसमें घुलने वाला पदार्थ की मात्रा कम होती है और सोलवेंट यानी घोलने वाला का मात्रा ज्यादा होती है। जैसे एक गिलास में पानी और थोड़ी सी नमक को डाल दें, तो थोड़ी सी नमक को डालेंगे जिसमें पानी एक गिलास है, तो जैसे अगर ये दोनों मिश्रण तैयार होता है तो इसको तनु कहेंगे, तनु विलयन कहेंगे इसको हम लोग। जबकि सांद्र विलयन क्या कहेंगे, इसमें सोलवेंट की मात्रा ज्यादा होती है और सोलूबल का मात्रा ज्यादा होती है, सोलवेंट की मात्रा कम होती है। अर्थात जैसे पानी में बहुत ज्यादा नमक डाल देते हैं, जैसे एक गिलास पानी है, मैंने 250 ग्राम पानी है, अगर उसमें हम लोग 100 ग्राम नमक को घोल देते हैं, तो जैसे 100 ग्राम नमक को घोल दीजिएगा तो पानी का स्वाद गायब, नमक का स्वाद ज्यादा हो जाएगा। तो उस जगह पर हम इसको बोलेंगे क्या, सांद्र विलयन। क्या बोलेंगे इसको, सांद्र विलयन। जैसे पानी में बहुत ज्यादा नमक को डाल देना, तो बहुत ज्यादा नमक डाल तो नमक की मात्रा ज्यादा होगी ना यहाँ पर, तो जैसे नमक की मात्रा ज्यादा होगी तो इसको सांद्र कहेंगे, सांद्र विलयन। अब संतृप्त विलयन के बारे में अगर समझा जाए तो यह वह स्थिति होती है जब किसी निश्चित तापमान पर सोलवेंट में और सोलवेंट घुल नहीं सकता है। जैसे अगर इसको देखिए अलग अलग उदाहरण से ले सकते हैं, तो इसको हम लोग हीट करेंगे, हीट ऑफ एनर्जी देंगे हम लोग। तो निश्चित ताप पर सोलवेंट में सोलूट घुल नहीं सकता है। हम टेम्परेचर दे रहे हैं, तापमान दे रहे हैं, जिसमें तापमान दे रहे हैं उसमें क्या है कि पानी में घुल ही नहीं रहा है। अगर आप और नमक डालेंगे तो नीचे बैठ जाएगा लेकिन घुलेगा नहीं। जैसे हमारे पास मान के चलते नमक और पानी का घोल है, ज्यादा मात्रा में तो पहले ही से नमक डाल दिए, और नमक डालने के बाद और कुछ देरी के बाद और उसमें नमक डाल देंगे, तो जैसे नमक डालिएगा तो उसमें घुल नहीं जाएगा बल्कि पेंदी में जाकर बैठ जाएगा। इसी को बोलेंगे संतृप्त विलयन। इस तरीका से हम लोग समझ सकते हैं, सब अलग अलग चीजें यहाँ पर होती हैं। एक क्रियाकलाप करके आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब यहाँ पर आता है देखिए कि क्या किसी दिए गए ताप पर चीनी, नमक अथवा वेरियम क्लोराइड के जल में घुल जाती है क्या, घुली गई मात्राएं बराबर होती है। अगर हम कोई टेम्परेचर देंगे, कोई ताप दे देंगे, यानी उसको हीट करेंगे, नमक डालेंगे, बेरियम क्लोराइड डाल देंगे कि जल में घोलने की मात्रा बराबर, यानी कि जल में लेके तीनों चीज को डाल देंगे तो क्या सबको आपस में घुल जाएगा। ये आपको एक्सपेरिमेंट करके बताया जा रहा है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप समझ सकते हैं। किसी निश्चित तापमान पर उतनी ही विलेय पदार्थ
घुल सकता है जितनी की विलयन या विलयन की क्षमता होती है। देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, किसी निश्चित ताप पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितनी की विलयन की क्षमता होती है। मैंने जितना घोलने की क्षमता होती है ना घुल सकता है, उससे ज्यादा थोड़े ना घुल सकता है। दूसरे शब्दों में दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे असंतृप्त मैंने संतृप्त विलयन कहते हैं। देखिए जो मैं आपको बात बता दिया वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है, इस चीज को आप समझिएगा। देखिए ये जो यहाँ से यहाँ तक जो स्टेटमेंट जो दिया हुआ है ना, ये चीज को समझिएगा आप। क्या कहता है, किसी निश्चित ताप पर उतना ही विलेय पदार्थ जिसको मैंने कि घोलने वाला चीज है घुल सकता है जितनी विलयन की क्षमता होती है। माने जितना घोलने की क्षमता हो सकती है उतना ही घुल सकता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे हम लोग संतृप्त विलयन कहते हैं। हम उसको और माने कि निश्चित ताप दे दिए हैं, उसमें और नमक डाल दिए और नमक डाल दिए चाहे उसको घुलाने के लिए तो नहीं घुल पाएगा, उसकी पेंदी में जाकर बैठ जाएगा। तो उसी को हम लोग कहते हैं संतृप्त विलयन। विलेय पदार्थों की मात्रा में जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसी को हम लोग घुलनशीलता कहलाती है। अब देखिए घुलनशीलता क्या होती है, अब यहाँ पे देखिए घुलनशीलता एक नया वर्ड है, इस चीज को हम लोग समझते हैं डिटेल से। घुलनशीलता क्या है, तो कहता है कि विलेय पदार्थों की वह मात्रा जिसमें आप विलेय कर रहे हैं घुल रहे हैं जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी घुलनशीलता कहलाती है। मैंने जो जिसको घुलने की क्षमता उसको घुलनशीलता कहलाती है। यदि एक विलयन में विलेय पदार्थों की मात्रा संतृप्त से कम हो तो उसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। असंतृप्त विलयन क्या होता है, जिसमें घुलने की मात्रा ज्यादा हो। यदि एक विलयन में विलेय पदार्थों की मैंने घोलने की पदार्थ की मात्रा संतृप्त से कम हो तो इसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए अपनी भाषा में समझने का प्रयास करेंगे कि संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन में अंतर क्या होगा। अगर हम इसको डिटेल से समझते हैं तो क्या होगा, तो देखिए संतृप्त विलयन तो हमें समझ में आया, असंतृप्त विलयन भी समझ में आया। कि संतृप्त विलयन में क्या हो गया, हम लोग सबसे पहले हम लोग संतृप्त विलयन के बारे में असंतृप्त विलयन के बारे में भी जानकारी लिए कि यदि वह विलयन होता है जिसमें है ना जिसमें अभी और सोलूट घुलने वाला घुल सकता है उसको असंतृप्त विलयन कहते हैं, है ना। असंतृप्त विलयन में क्या होता है कि यह वह विलयन होता है जिसमें अभी और सोलूट माने घुलने वाली पदार्थ घुल सकता है उसे हम लोग बोलेंगे असंतृप्त। मतलब इसकी कैपेसिटी अभी पूरा नहीं हुई है। उदाहरण के लिए अगर आप पानी में चीनी डालते जा रहे हैं और वह पूरी तरह से घुल जा रही है तो यह असंतृप्त विलयन है। एक उदाहरण के थ्रू आप समझ सकते हैं। जैसे आप चीनी को हीट कर रहे हैं, कढ़ाई में चीनी को गर्म कर रहे हैं और पानी डाल दिए तो उसमें जितनी चीनी डालो तो घुल रहा है, तो जितने घुल रहा है तो एक तरीका से वह संतृप्त विलयन है। और जैसे ही घुलना बंद हो जाएगा तो उसको संतृप्त विलयन कहेंगे। अब हम समझते हैं और क्या एक अलग से उदाहरण लेकर समझते हैं संतृप्त विलयन का। यदि वह स्थिति जब एक निश्चित तापमान पर सोलवेंट में कोई और सोलूट घुल नहीं सकता है यानी इसकी कैपेसिटी पूरी तरह से पूरी हो चुकी है। अगर अगर इसको उदाहरण देकर समझने का प्रयास करेंगे, अगर आप अब अपने आप से एक उदाहरण समझ सकते हैं। अगर अब आप और चीनी डालेंगे तो वह नीचे पेंदी में बैठ जाएगा, वो घुल नहीं सकता है, इसलिए उसको हम लोग बोलेंगे संतृप्त विलयन। संतृप्त का मतलब क्या होता है कि वो पूर्ण हो गया है, अब उसको दिया नहीं जा सकता है। असंतृप्त मैंने कि देखिए एगो भूखासल एगो भूखासल, एगो भूखासल आदमी रहेगा तो उसको जितना रोटी दीजिएगा तो भर पेट रोटी खा लेगा, और जैसे भर पेट रोटी खा लेगा और रोटी खा रहा है तो परिपूर्ण उसको भूखासल है वो।
और जैसे ही खाना बंद कर दिया कि नहीं अब पेट भर गया, तो उसको क्या कहेंगे, अभूखासल, मैंने भूखासल नहीं है वो। तो उसी प्रकार संतृप्त व संतृप्त, तो संतृप्त में क्या होता है कि जो पूरे तरह से पूर्ण हो गया हो, अब वो पूरा तरह से घोलेगा नहीं, उसको संतृप्त मैंने संतृप्त कहेंगे, मैंने तृप्त हो गया वो। असंतृप्त में कहने का मतलब तृप्त नहीं हुआ वो, और चीज को घोलाएगा वो, ऐसे समझ सकते हैं आप। देखिए हम अपना लैंग्वेज में पूरा समझाने का प्रयास करता हूँ, उस चीज को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। वो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, यदि विलयन में विलेय पदार्थों की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं, मैंने, और उसमें घुलने की संभावना ज्यादा है। यदि आप किसी विशिष्ट ताप पर एक संतृप्त विलयन लें और उसे धीरे धीरे ठंडा करें तो यह क्या होगा। उपरोक्त क्रियाकलापों में यह हम कह सकते हैं कि दिए हुए कि निश्चित तापमान पर पृथक पृथक पदार्थों की विलयन क्षमता भिन्न भिन्न होती है। विलायक की मात्रा द्रव्यमान अथवा आयतन में घुलने वाले विलयन पदार्थों की मात्रा के आधार पर विलेय की मात्रा पर डिपेंड की जाती है। मैंने क्या कहता है यहाँ पर कि घुले हुए विलेय पदार्थों की मात्रा को अथवा विलेय पदार्थ की मात्रा जो विलयन की किसी दी गई मात्रा अथवा आयतन में उपस्थित हो उसे विलयन की सांद्रता कहते हैं। एक बार यही चीज याद रखिएगा, देखिए यहाँ से एक चीज को और समझिएगा। ये तो हम लोग जान गए ना कि सबकी अलग अलग क्षमता होती है वो, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि विलयन की मात्रा अथवा द्रव्यमान आयतन में घुले हुए विलयन पदार्थों की मात्रा को अथवा विलेय पदार्थ की मात्रा जो विलयन की किसी दी गई मात्रा अथवा आयतन में उपस्थित हूं उसे विलयन की सांद्रता कहते हैं, मैंने जितना घुल सके। तो देखिए विलयन की सांद्रता का एक फार्मूला, इस फार्मूला को याद रखिएगा। विलयन की सांद्रता मैंने कितना चीज को घोल सकता है, विलेय की मात्रा बटा विलयन की मात्रा, विलेय मैंने घुलने वाला की मात्रा बटा विलयन की मात्रा जिसमें घोला जा सके, या विलेय की मात्रा बटा विलायक की मात्रा, विलयन को विलायक भी कहा जाता है। तो ये चीज को याद रखिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। ये जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को फॉर्मूला को याद रखिएगा। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि विलयन की सांद्रता को दर्शाने की बहुत सी विधियां हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ दो विधियों के बारे में ही चर्चा करेंगे। कौन कौन, विलयन के बारे में। देखिए यहाँ पे दिया हुआ, देखिए द्रव्यमान, विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत विलेय पदार्थ की द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणे 100, ये फॉर्मूला होता है। द्रव्यमान निकालना हो या विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत निकालना हो तो द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होती है कि विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणे 100 हम लोग निकाल सकते हैं सांद्रता। द्रव्यमान विलयन की आयतन प्रतिशत, कि क्या द्रव्यमान प्रतिशत निकालना होगा तो द्रव्यमान को करेंगे, आयतन करना होगा तो आयतन को कर देंगे हम। तो क्या होगा, द्रव्यमान की आयतन निकालना होगा तो विलेय पदार्थों का द्रव्यमान बटा विलेय पदार्थों का आयतन गुणे 100, ये फॉर्मूला। उदाहरण के लिए हम लोग समझ सकते हैं कि एक बीकर में 320 ग्राम विलायक है, विलायक समझ रहे हैं, विलयन है, विलयन करने का मतलब सारा चीज मिल गया वो। और विलायक क्या होता है, जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो, जिस चीज में घोला जा सके। एक विलयन है आपको 320 ग्राम का, जिसमें विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है। मैंने कि विलायक जो जल हुआ, जल में 40 ग्राम सोडियम क्लोराइड है, NaCl। तो विलयन की सांद्रता का परिकल्पना करें, यानी कि सांद्रता निकालना, सांद्रता। तो सांद्रता के लिए फॉर्मूला क्या हुआ है, यहाँ देखिए सांद्रता के लिए क्या है, विलेय पदार्थों की द्रव्यमान बटा, है ना, विलायक पर देखिए यहाँ पे, यानी कि विलयन की सांद्रता निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ, विलेय की मात्रा बटा विलयन की मात्रा।
तो हम लोग देखते हैं कि एक विलियन में 350 ग्राम, तो 350 ग्राम विलियन है तो विलियन की मात्रा नीचे हो जाएगा, और विलायक में विले की मात्रा, तो विले हमारा ऊपर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक हल किया गया, यहाँ पर एक कुछ चीज को मैं समझा दे रहा हूँ कि विलियन पदार्थ नमक का द्रव्यमान 40 ग्राम है, जबकि मास निकाल सकते हैं, यानी कि मास यानी द्रव्यमान को कहा जाता है, मात्रा को, मात्रा जो होगा वही आपको द्रव्यमान है। तो देखिए यहाँ पे विले मैंने नमक का द्रव्यमान 40 ग्राम, जिसको हम लोग घोलते हैं, विलायक यानी जल, जल का मात्रा क्या 320 ग्राम, विलियन है जी, तो विलायक नहीं, विलायक तो जिसको जल कहते हैं तो विलायक है, जल का द्रव्यमान हमारा 320 ग्राम है। हम जानते हैं कि विलयन की द्रव्यमान विलेय पदार्थों का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, हाँ दोनों मिलेंगे तो हमारा विलियन हो जाएगा, विलियन का द्रव्यमान। तो विलियन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, तो विलियन में देखिए यानी कि, हाँ विलियन, विलियन जब दोनों मिल जाएगा तो विलियन हो जाएगा, ये चीज को समझिएगा। तो 320 ग्राम प्लस 40 ग्राम अगर मिलाएंगे हम तो हमारा 360 ग्राम हो जाएगा, तो 360 ग्राम हमारा विलियन का द्रव्यमान निकल गया, जो दोनों चीज आपस में मिल गया तो विलियन हो गया। अब हमारे पास सवाल आता है कि विलियन की द्रव्यमान प्रतिशत निकालना, तो फॉर्मूला है कि विलियन विलेय का पदार्थ, विलेय का द्रव्यमान बटा विलियन का द्रव्यमान, तो विलेय का द्रव्यमान कितना है तो 40 ग्राम, बटा विलियन का द्रव्यमान कितना है तो 360 ग्राम, बट गुने 100, यानी 11.1% हमारा क्या हुआ, ये हमारा आ गया सांद्रता, विलियन की सांद्रता। तो विलियन की सांद्रता कितना है 11.1, इस चीज से हम लोग निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं निलंबन, निलंबन क्या है, तो निलंबन के बारे में हम लोग समझेंगे कि निलंबन क्या होती है। सस्पेंशन इसको इंग्लिश में बोला जाता है, निलंबन को क्या बोला जाता है, सस्पेंशन। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या बताया जा रहा है कि क्रियाकलाप 2.2 में समूह स के द्वारा पाया गया है कि विषमांगी घोल जो ठोस द्रव और परिक्षेपित हो जाता है विलयन कहलाता है, यानी कि देखिए निलंबन कहलाता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा अलग पटांग शब्द है, ये देखिए इस चीज को आप समझिएगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक विषमांगी घोल जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाती है, जिसे हम निलंबन कहते हैं। अब भाई हम अपना लैंग्वेज बता रहे, परिक्षेपित क्या होता है इस चीज को समझिएगा। मैं अपना एक डिफिनेशन बता रहा हूँ कि कोई पूछेगा विलयन क्या है, तो यह एक विषमांगी मिश्रण है, विलयन क्या विषमांगी मिश्रण है, मैंने, और इसमें घोला जा सकता है, विषमांगी मिश्रण है। इसमें कण भारी होते हैं जो आंखों से दिखते हैं, अगर इसे थोड़ी थोड़ी देर छोड़ दे तो ये नीचे बैठ जाते हैं, उदाहरण के लिए पानी में मिट्टी या चौक का पाउडर, ये हमारा क्या है, निलंबन है। निलंबन क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए कि ये विषमांगी मिश्रण है। निलंबन क्या है, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, इसके कण भारी होते हैं और ये आंखों से दिखाई पड़ते हैं, अगर इन्हें थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो ये नीचे पेंदी में जाकर बैठ सकते हैं, जिसको हम लोग देख सकते हैं। उदाहरण अगर लेना चाहते हैं तो पानी में मिट्टी या चौक का पाउडर डाल दीजिए, एक तरीका से घोल बन जाएगा और निलंबन है। क्योंकि कुछ देर बाद देखिए कि उसमें चौक हो चाहे मिट्टी के कण हो, वो नीचे जाके बैठ जाएगा, जो भी उसका पार्टिकल रहेगा नीचे जाकर बैठ जाएगा, एक तरीका से हम उसको बोलते हैं निलंबन। यहाँ पे देखिए निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थों का कण घुलते नहीं है। देखिए विष में वही कह रहा है जो हम आपको लैंग्वेज वर्ड बताएं, क्या इसमें बता रहा है यहाँ पे कि निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थों का कण घुलते नहीं है, बल्कि मध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। ये निलंबित कण आंखों से देखा जा सकता है, जैसे जो मैं आपको उदाहरण बताया वही हमारा निलंबन है।
अब इस चीज को हम लोग समझ सकते हैं निलंबन क्या है, ये याद रखिएगा। चलते अब हम लोग आगे देखते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ दिया करता है, इसलिए याद रखिएगा। अब देखिए निलंबन के गुणधर्म दिया गया, इस चीज को आप लोग समझ सकते हैं कि निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। निलंबन क्या है? विषमांगी मिश्रण। निलंबन समझ में आया कि निलंबन क्या है? तो जब कोई पदार्थ पानी में पूरी तरह घुलता है और उनके कण दिखाई देते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सरफेक्टेंस। ये याद रखिएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है कि निलंबन, निलंबन आखिर है क्या? निलंबन के बारे में हम लोग समझना चाहेंगे तो निलंबन क्या है, जिसको हम लोग सस्पेंशन कहते हैं। सस्पेंशन, जब कोई पदार्थ पानी में पूरी नहीं घुलता है, उनके कण दिखाई देते हैं, तो उसे हम लोग सस्पेंशन कहते हैं, यानी कि निलंबन कहते हैं। ये याद रखिएगा। क्या इसमें कि जब कोई पदार्थ पानी में पूरी तरह से नहीं घुलता है, माने घुलता नहीं है पूरी तरह से, उसके कण दिखाई पड़ते हैं, उसे हम लोग निलंबन कहते हैं। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं पानी मिट्टी, पानी और मिट्टी को जब घोल कीजिएगा तो इसकी मिट्टी के कण दिखाई पड़ते हैं। पानी आटा और पानी चौक पाउडर, ये सभी को अगर मिला के देखिएगा तो ये सब क्या होगा? पानी के साथ तो घुल जाएगा, लेकिन इसके पार्टिकल दिखाई पड़ते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं निलंबन। ठीक है, इसको निलंबन बोलते हैं, यानी पानी के साथ घुलेगा बट उसकी कण दिखाई देता है। तो इसका देखिए निलंबन के गुणधर्म दिया हुआ है कि यह एक विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण के बारे में बताया गया, जो समांगी मिश्रण नहीं है। लेकिन समांगी मिश्रण यानी कि दो चीज दिखाई पड़ सकते हैं आपको, समांगी मिश्रण में दिखाई नहीं पड़ते हैं। ये कण आंखों से देखा जा सकता है, ये जो कण है ना, इस कण को हम आंखों के जरिए देख सकते हैं, ये चीज को याद रखिएगा। देखिए हम सब हाईलाइट करते चले, उस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये कण आंखों से देखा जा सकता है। ये निलंबन कण प्रकाश की किरण में फैला देते हैं, यानी कि ये देखिए आप लोग जानते होंगे कि निलंबन के कारण ही बहुत सारे वैसे पार्टिकल जो हमारे एनवायरनमेंट में उड़ते रहते हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या देखिए, ये भी आप मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये कण आंखों से देखा जा सकता है। फिर दूसरा का क्या है कि ये निलंबन कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। ये आप देखे होंगे कि ये आपको क्या है, निलंबन का एक गुण है। ये निलंबन कण प्रकाश की किरण को फैला देता है, जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर, दृष्टिगोचर करने का मतलब दृष्टिमान, मैंने देखने योग्य हो जाते हैं। जब इसे हाँ देखिए, देखने योग्य में दृष्टिगोचर करने का मतलब कि देखने योग्य हो जाता है। हाँ, जब इसे शांत छोड़ देते हैं, तब ये कण नीचे की ओर पेंदी में जाकर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। ये छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण को पृथक नहीं किया जा सकता। अभी देखिए, अब इसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, तो इसको छान के हम पृथक नहीं कर सकते हैं। देखिए, जब इसे शांत छोड़ देते हैं तो ये कण नीचे की ओर पेंदी में जाकर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। छानन विधि द्वारा इस कणों को मिश्रण को हम पृथक कर सकते हैं, यानी कि देखिए इसमें कर सकते हैं आप, क्योंकि जो बैठ गया गंदगी उसको हम छान कर अलग कर सकते हैं। निलंबन को हम छान कर अलग कर सकते हैं। जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है। यह विलयन में प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन रुक जाता है। प्रकीर्णन करने का मतलब फैल जाना। देखिए अब यहाँ तक कोलाइडी विलयन, कोलाइड विलयन क्या होता है, तो निलंबन के बारे में समझ में, आप कोलाइड इसमें क्या होता है, जिसको कोलाइड कहा ही जाता है। तो यह सॉल्यूशन में है ना, ये सॉल्यूशन में ही क्या रहता है, सस्पेंशन के बीच स्थित रहता है। ये सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच की क्रिया होती है। इनमें कण छोटे होते हैं, लेकिन
पूरी तरह से घुले नहीं होते हैं और आसानी से नीचे की और बैठते भी नहीं, ये हमेशा घूमते रहते, इसमें टहलते रहते हैं। फिर समझते हैं हम लोग, ये हम अपना आपसे एक लैंग्वेज में बताने का प्रयास करें, लेकिन हम लोग एनसीईआरटी के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग देखेंगे। ये कह रहा है कि क्रियाकलाप 2.2, ये 2.2 में बता रहा है यहाँ पर। देखिए 2.3, यहाँ 2.2 देखिए ऊपर दिया होगा 2.2। इसमें देखिए आकृति में बता रहा है कि 2.2 में हम इसको देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर तो आकृति 2.3 है। तो चलिए हम लोग क्रियाकलाप, सॉरी एक्सपेरिमेंट कराया, ये है एक्सपेरिमेंट 2.2 में समूह द में द के द्वारा प्राप्त मिश्रण को कोलाइड या कोलाइड विलयन भी कहा जाता है। कोलाइडी के कण विलयन में समान रूप से फैले तो होते हैं, निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा तो होता है, मैंने उसका भी कण जो छोटा हो जाता है, छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता यह विलयन विषमांगी मिश्रण होता है। क्या होता है यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो स्टेटमेंट है बहुत अच्छा, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, इस चीज को समझिएगा। देखिए निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत तो होता है, यानी कि कोलाइडी का जो विलयन है, ये निलंबन यानी कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, होने के कारण समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में विलयन विषमांगी मिश्रण है, जैसे दूध। ठीक है, हम इसको बोल सकते हैं। वो अपने आप से इसमें जो डिफिनेशन हम आप लोग को अपना तरीका से बता सकते हैं कोलाइडी का, इसमें कण छोटे होते हैं लेकिन पूरी तरह से घुलते नहीं हैं और आसानी से नीचे भी नहीं बैठते हैं, उसी के बीच में हमेशा घूमते रहते हैं, ट्रबल करते रहते हैं, जिसको आप देख सकते हैं। उदाहरण के लिए दूध, धुआं, कोहरा, क्रीम, जेल जैसी हेयर जेल, ये सब चीज को आप लोग देख सकते हो, कोलाइडी विलयन है। ये क्या है कि विलयन की एक प्रजाति होती है बच्चों, पूर्ण रूप में घुलता नहीं है लेकिन इन्वायरमेंट में हमेशा तैरते रहता है। वही कहता है, जिससे दूध में भी देखिएगा, दूध में बहुत सारे पार्टिकल हमेशा तैरते रहते हैं। धुआं को आप देखे ही होंगे, कोहरा को भी देखे होंगे, क्रीम को भी देखे होंगे, ये सब सारा कोलाइडी विलयन है। तो वही कहता है पूर्ण रूप में विषमांगी मिश्रण होती है और नीचे पिंडी में बैठता भी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर एक, अब कह रहा है कि कोलाइडी कणों के, देखिए कोलाइडी कणों के छोटे आकार के कारण हम इन्हें आंखों से नहीं देख पाते हैं, लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को आसानी में फैला देती है। यही कारण है कि हमारा जो भी इन्वायरमेंट में जो भी पार्टिकल, जैसे आप देखिएगा इस पार्टिकल को कब देख सकते हैं, जब एक अंधेरे कमरा रहेगा, उसमें प्रकाश की एक किरण आती रहेगी, तो उस क्रम में दिखाई देगा कि हमारे जो भी इन्वायरमेंट में जो भी बहुत सारे सब पार्टिकल हैं जो हमेशा उड़ते रहते हैं, है ना, जिसको हम लोग कोलाइडी कहते हैं, कोलाइड। तो वही कहता है कि कोलाइड कण के छोटे आकार के कारण हम इन्हें आंखों से नहीं देख पाते हैं, लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। जैसे कि हमने क्रियाकलाप 2.2 में देखा है कि प्रकाश की किरण एक फैलाना टिंडल प्रभाव होती है। एक बात ये भी याद रखिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्या प्रकाश की किरण का फैलना टिंडल प्रभाव कहलाता है? आपसे सवाल पूछेगा कि प्रकाश के फैलने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो प्रकाश के फैलने की क्रिया को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था, यानी कि टिंडल प्रभाव को किसने खोजा, तो टिंडल नामक वैज्ञानिक, याद रखिए टिंडल नामक वैज्ञानिक ने टिंडल प्रभाव का खोज किया था। टिंडल प्रभाव क्या है, तो इसमें प्रकाश के किरणों को विकृत कर देना, यानी फैला देना। एक कमरे में छोटे छिद्र की
द्वारा एक जब प्रकाश की किरण आती है तब वहां हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। अब कहने का मकसद जो मैं बात बता रहा था आपको कि एक अंधेरी कमरा है जिसमें एक कोने से सूर्य की प्रकाश आ रही है बहुत कम मात्रा में, तो उस क्रम में देखिए कि हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे पार्टिकल जो उड़ते रहते हैं वो सारे प्रकाश दिखाई पड़ेंगे आपको। वही कहता है कि एक कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है तब वहां हम इन टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। कहता है कि यह कमरे में मौजूद धूल धूल और कार्बन के कण जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के कण बहुत सारे हमारे एनवायरनमेंट में उड़ने वाला पार्टिकल है, सभी के कणों को प्रकाश में फैलाने का कारण ही होती है सब सारा। जब एक घने जंगल में यादृच्छा से सूर्य की किरणें गुजरती है तो वहां पर भी टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। जंगल में कोहरे में छोटे छोटे जल के कारण छोटे छोटे कोलाइट कणों को एक समान रूप से व्यवहार करते हुए देख सकते हैं। यानी कि घने जंगल में भी रहेगा तो वहां पे देखिए पूरा अंधेरा रहेगा, लेकिन सूर्य के प्रकाश जैसे ही आएगा किसी किरण बस तो वहां पे बहुत सारे पार्टिकल हमारे इन्वायरमेंट में होते हुए प्रतीत होते हैं। तो वो क्या होते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में हमेशा तैरते रहते, चलते रहते हो, जिस पर सूर्य की प्रकाश जो पड़ती है तो फैल जाती है। प्रकाश के किरण को फैलना ही टिंडल प्रभाव कहा जाता है। देखिए नीचे दिया हुआ है क्वालाइड के समान उदाहरण द्रव, गैस, है ना, एरोसोल, यानी ये प्रकाश दिया हुआ प्रकार में दिया हुआ, परिक्षिप्त यानी परिक्षेपण माध्यम प्रकार उदाहरण भी दिया हुआ है कि द्रव में क्या क्या होता है, कोहरा, बादल, कुहासा। ठोस में क्या होता है कि धुआं, स्वचालित वाहन का निथार। गैस में फोम यानी कि शेविंग क्रीम। द्रव में दूध क्रेस क्रीम। ये सब सारा चीज दिया हुआ, इस चीज को आप लोग समझ के याद कर सकते हैं। और आगे देखते हैं इसको क्वेश्चन जो मुख्य मुख्य जो पॉइंट है उस पॉइंट को हम लोग समझ सकते हैं। अब देखा था कोलाइड के गुणधर्म, आखिर कोलाइड के गुण देखिए यहाँ टिंडल प्रभाव, देखिए आप घने कोहरा यहाँ है, घने कोहरा में देखिए सूर्य की प्रकाश जब आ रहा है तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे पार्टिकल दिखाई पड़ रहे हैं, यही आपको टिंडल प्रभाव है। मैंने छोटे छोटे हमारे सूक्ष्म कणों पर सूर्य की प्रकाश जब पड़ती है तो पूरा फैल जाता है, इसी क्रिया को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। अब देखिए कोलाइडी के गुणधर्म, यह एक विषमांगी मिश्रण है। क्या है कोलाइडी, क्या है इसका उदाहरण तो आपको मैं बता दिया कि ये उसका उदाहरण क्या क्या हो सकता है कि दूध, कोहरा, कोलाइडी, क्रीम, जेल। इनमें कण दिखाई नहीं देते लेकिन ये लाइट को फैला देते हैं। इसका काम क्या रहता है कि इसकी जो पार्टिकल छोटे छोटे तो दिखाई तो नहीं पड़ते बट सूर्य की प्रकाश यानी सनलाइट को सीधे फैला देता, फैलाने का काम करता है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है इसका, देखते हैं हम लोग उदाहरण। कोलाइडी के गुण धर्म, यह एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड के कण, कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप से आंखों से नहीं दिखाई दे पाता। यानी कि हम इसको अगर नंगी आंखों द्वारा देखने का प्रयास करेंगे तो कोलाइडी के जो कण जो पार्टिकल है सो दिखाई नहीं पड़ता। ये इतने बड़े होते हैं, सॉरी, हाँ इतने छोटे होते हैं, ये इतने छोटे होते हैं, देखिए यहाँ पे बड़े लिख दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में, ये इतने छोटे होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलते हैं तब इनके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। जब इसको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं अर्थात ये अस्थायी हो जाते हैं। ये छानन विधि द्वारा मिश्रण को पृथक नहीं किया जा सकता, किंतु एक विशेष विधि अपकेंद्रीकरण तकनीकी द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो याद रखिएगा कोलाइडी विलयन को जो भी हमारा जो पार्टिकल है उसको किसके विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, तो अपकेंद्री विधि, अपकेंद्रित तकनीकी विधि द्वारा।
इसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। कोलाइडी विलयन परिक्षिप्त, प्रस्तावित और परिक्षेपण माध्यम से बनता है। विलेय पदार्थों की तरह इसका घटक भी परिक्षेपण कल्पनाओं के द्वारा कोलाइडी रूप में रहता है। उसे परिक्षिप्त प्रस्तावित कहते हैं। वह घटना जिसके परिक्षिप्त पर्याप्त निलंबन रखता है, जिसे परिक्षिप्त माध्यम कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये चीज, और यहाँ पे एक चीज समझिएगा, तो जितने भी सारा चीजें फैलाना, देखिए यहाँ पर ये चीज को समझिएगा। यहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है। विलेय पदार्थ की तरह एक घटक या परिक्षिप्त कण जो कोलाइडी रूप में रहता है, उस परिक्षिप्त प्रस्तावित प्रवस्था, देखिए क्या कहता है, उसे परिक्षिप्त प्रवस्था कहते हैं। यहाँ पर एक सवाल आ सकता है, परिक्षिप्त प्रवस्था क्या है, किसे कहते हैं? तो विलेय पदार्थों की तरह एक घटक या परिक्षिप्त कण जो कि कोलाइड रूप में रहता है, जो कोलाइड के रूप में रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? परिक्षिप्त प्रवस्था। तथा वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रवस्था निलंबित रहता है, उसे परिक्षेप माध्यम भी कहते हैं। परिक्षेप माध्यम कहते हैं। कोलाइडी को परिक्षेप माध्यम ठोस, द्रव, गैस की अवस्था में परिक्षिप्त प्रवस्था के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। और हम इसको अलग तरीके से समझने का प्रयास करेंगे तो हम लोग समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? कि कोलाइडो रूप से, देखिए यहाँ पे क्या है, परिक्षिप्त प्रवस्था, इसमें है परिक्षिप्त प्रवस्था परिवर्तित अवस्था, यानी कि देखिए परिक्षिप्त अवस्था क्या होता है? चलिए हम लोग यहीं तक इसको समझेंगे। क्या समझेंगे? कि विलेय पदार्थों की तरह एक घटक या परिक्षिप्त कण जो कि कोलाइड रूप में रहता है, उसे परिक्षिप्त प्रवस्था कहते हैं। ये याद रखिए, कोलाइडी के रूप में रहता है, ये हमारा कोलाइडी के रूप में हमारा रहता है एनवायरमेंट में, इसे परिक्षिप्त प्रवस्था कहते हैं। तथा वह घटना जिसमें परिक्षिप्त प्रवस्था निलंबित रहता है, उन्हें भूल जाता, मिल जाता, तो उसे एक हम परिक्षिप्त माध्यम कहते हैं, डिस्पर्सिंग मीडियम कहते हैं। कोलाइडी की परिक्षिप्त माध्यम ठोस, द्रव, गैस की अवस्था में परिक्षिप्त प्रवस्था के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। सारणी नंबर 2.1 में कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि विलयन पदार्थ की तरह एक घटक या परिक्षिप्त कण जो कि कोलाइड रूप में रहता है, उसे परिक्षिप्त प्रवस्था कहते हैं। तो कोलाइड क्या है? तो ये चीज हम लोग अपना लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि जो चीज छोटे छोटे कणों के रूप में फैली हुई होती है, उसे परिक्षिप्त प्रवस्था कहते हैं। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि दूध में जो सफेद सफेद छोटे कण, वसा के कण होते हैं, वह परिक्षिप्त प्रवस्था है। या और दूसरा का रूप में एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि धुएं में जो छोटे छोटे धूल, कार्बन के कण, वही परिक्षिप्त प्रवस्था है। जो हमारे स्मोकिंग में जो होता है, जो छोटे छोटे पार्टिकल जो होते हैं, वो परिक्षिप्त प्रवस्था ही है। यानी जो फैला हुआ है, परिक्षिप्त प्रवस्था है। वो इतने छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जो आपको नंगी आंखों द्वारा दिखाई नहीं पड़ सकते हैं, यानी बहुत छोटे छोटे होते हैं, जो कण के रूप में होते हैं, छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल। और परिक्षेपण माध्यम होता है क्या? इस चीज को हम लोग समझेंगे। परिक्षेपण माध्यम सरल भाषा में पहले समझिए।
जिसके अंदर ये छोटे छोटे कण फैले होते हैं उसे परिक्षिप्त माध्यम कहते हैं। कौन? ये जो हमारा सफेद सफेद जो है परिक्षिप्त प्रवस्था जो है, इसमें जो छोटे छोटे जो कण जो होते हैं जो फैले रहते हैं, वो क्या कहता है? जिसके अंदर ये छोटे छोटे कण फैले होते हैं उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। जैसे दूध में पानी, परिक्षेपण माध्यम, धुएं में हवा, परिक्षेपण माध्यम, यानी जिसमें फैलाया गया है उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। ये चीज को आप समझिएगा। एक आसान भाषा में एक ट्रिक बता देते हैं आपको कि परिक्षिप्त प्रवस्था यानी फैलने वाली चीज होती है, परिक्षेपण माध्यम जिसमें फैलती है, फैलती जिसमें फैलती उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। और परिक्षिप्त प्रवस्था जिसमें फैलने वाली चीज, जो फैलने वाली चीज जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, जैसे दूध के कण, दूध में छोटे छोटे जो कण होते हैं सूक्ष्म कण, वो हमारा क्या है? परिक्षिप्त प्रवस्था है। अब समझ में आया यहाँ? ये आपको ठोस द्रव गैस कुछ भी चीज में भी संभव हो सकती है, ये समझना ही होगा ध्यान से। ठीक है, देखिए कुछ कुछ वैसे क्वेश्चन जो रहते हैं ना, जो थोड़ा डिफिकल्ट तो खैर होते हैं, लेकिन चीज को समझना बहुत अति आवश्यक होती है। अगर समझ नहीं पाइएगा तो कुछ समझ में नहीं आ पाएगा। कुछ कुछ वैसा क्वेश्चन होते ही है जो थोड़ा डिफिकल्ट तो खैर होता है, लेकिन उसको विशेष करके समझा जाता है। अब हम लोग देखते हैं आगे की ओर, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न आ गया है। इस प्रश्न को हम लोग डिटेल से समझेंगे कि प्रश्न में क्या कर रहे हैं। फर्स्ट में कि उदाहरण के साथ समांगी एवं विषमांगी मिश्रणों का विभेद कीजिए। ये देखिए आपको एक समांगी और विषमांगी मिश्रण को, तो हम लोग सरल भाषा में ये समझे देहाती लैंग्वेज में कि समांगी मिश्रण क्या होता है? जिसके पार्टिकल दिखाई नहीं पड़ते, और विषमांगी मिश्रण जिसके पार्टिकल दिखाई पड़ते। तो इसलिए वो डिफिनेशन के थ्रू देखना चाहते हैं। समांगी मिश्रण यानी होमोजेनियस मिक्सचर कहा जाता है इसको, जिसमें सभी भाग एक जैसे दिखाई पड़ते हैं, आप उसको अलग अलग चीजों से पहचान नहीं सकते, उसे हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे नमक, पानी, है ना, चीनी का घोल, हवा, ये सब हमारा समांगी मिश्रण है। जिसमें वैसा पार्टिकल, जो वैसा मिश्रण जिसमें एक मिश्रण दूसरे मिश्रण के साथ मिल जाने के बाद उसकी पार्टिकल को हम अलग अलग रूपों में नहीं कर सकते, नहीं देख सकते। विषमांगी मिश्रण हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होती है? कि जिसमें अलग अलग भाग अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, आप इस चीजों को पहचान सकते हैं, ये हम इसको विषमांगी मिश्रण के अंतर्गत रख सकते हैं। जैसे रेत पानी, तेल पानी, सलाद, ये सब जितना भी हमारा विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। अगर इसमें अंतर की बात कर दिया जाए तो आधार सामग्री और विषमांगी में दिखावट, तो यानी कि समांगी में एक समान दिखाई पड़ता है, विषमांगी में अलग अलग दिखाई पड़ता है। पहचान में देखिएगा तो इसको पहचाना नहीं जा सकता है, यानी समांगी को विषमांगी को पहचान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए नमक पानी, रेत पानी। अब क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि विलयन, निलंबन और कोलाइड एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? देखिए विलयन, निलंबन और कोलाइड एक दूसरे से भिन्न किस प्रकार से, तो हम इसको डिफिनेशन के थ्रू भी समझ सकते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। कि विलयन में क्या होता है? सोलूबल, कि पूरी तरह घुला हुआ मिश्रण, कण बहुत छोटे छोटे होते हैं। उदाहरण के लिए नमक पानी, इतने छोटे पार्टिकल जो एक दूसरे को घुल जाते हैं, मिल जाते हैं। लेकिन निलंबन में क्या होता है कि ये कण बड़े होते हैं जो नीचे बैठ जाते, जो पेंदी में जाकर बैठ जाते। उदाहरण के लिए मिट्टी पानी, ये हमारा क्या है? निलंबन है। लेकिन कोलाइड क्या है? कि बीच की स्थिति है, न तो बहुत छोटे होते हैं न तो बहुत बड़े होते हैं। एक कण नीचे नहीं बैठते हैं न उड़ते रहते, बीच में हमेशा उड़ते रहते हैं। जैसे दूध, दूध के जो पार्टिकल है, धुआं, ये सब हमारा क्या? कोलाइड है। इसके अगर मुख्य अंतर के रूप में देखना चाहते हैं तो कण के आकार में
विलयन में बहुत छोटे होते हैं, कोलाइड के मध्य होते हैं। दिखाई देते हैं तो विलयन में दिखाई नहीं पड़ते हैं, जबकि कोलाइड में नहीं, लेकिन ये प्रभाव करता है। बैठते हैं यानी कि विलयन नीचे नहीं बैठता है, लेकिन कोलाइड भी नहीं बैठता है। उदाहरण के लिए नमक पानी, ये दूध हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न नंबर 3 में देखते हैं कि एक संक्षिप्त विलयन, संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 केजी सोडियम क्लोराइड में 100 ग्राम जल में 293 है ना केजी पर घोला जाता है। इस तापमान पर इसकी सांद्रता क्या होगी? तो देखिए, इसको बनाने के लिए पहले हम लोग समझेंगे। क्या समझेंगे? कि सोडियम क्लोराइड कितना है तो 36 ग्राम NaCl, पानी कितना है तो 100 ग्राम, और हमारा पास कितना तापमान कितना है तो 293 केल्विन। इतना टेम्परेचर पर उसको हीट किया जा रहा है। तो जैसे हीट कीजिएगा तो इसको अलग अलग रूप में हो जाता है। तो सांद्रता इक्वल टू फॉर्मूला होता है, यानी कि सांद्रता यानी परसेंटेज का जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला के अंतर्गत हम लोग बनाएंगे। क्या होता है यहाँ? सांद्रता बटा कुल द्रव्यमान गुने 100 होती है। जैसे हम लोग इसको पहले विलयन निकालेंगे, तो विलयन निकालने के लिए विलय प्लस विलायक 36 केजी था, पानी कितना था तो 100 ग्राम, ये दोनों को मिलाएंगे तो 136 ग्राम हो जाएगा। तो गणना के आधार पर चलेंगे हम, तो इसमें विलय कितना होगा तो विलय होगा 36 ग्राम, है ना। और जबकि विलायक क्या होगा, विलयन क्या हो जाएगा तो 136 ग्राम इंटू 100। जब हल करके देखेंगे तो 26.47 आ जाएगा। इस तरीका से हम इसको समझ सकते हैं। अब हम इसको देख सकते हैं कि मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। हम पढ़ चुके हैं कि प्राय प्राकृतिक द्वारा रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं होते। मिश्रण के घटक को पृथक करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां प्रयोग में लाई जाती है। पृथक करने में मिश्रण के प्रत्येक घटक के बारे में जानकारी प्राप्त करना और प्रयोग में लाना सुगम हो जाता है। ये देखिए, हमारा एक स्टेटमेंट दिया हुआ है यहाँ। विषमांगी मिश्रण को साधारण भौतिक क्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है, जैसे कि हाथ से चुनना, छीलना, छालना, जो हम प्रतिदिन व्यवहार में लाते हैं। कभी कभी मिश्रण को घटकों को पृथक करने के लिए विशेष तकनीकी का प्रयोग लाना पड़ता है। तो देखिए, एक स्टेटमेंट इस चीज को हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन हम लोग केमिस्ट्री रसायन में देखते हैं तो रसायन में क्या पढ़ चुके हैं कि पदार्थ रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं होते हैं। मिश्रण को घटकों को पृथक करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां उपयोग में लाई जाती है। पृथक करने के लिए मिश्रण को प्रत्येक घटक के बारे में जानकारी प्राप्त करना पड़ता है और प्रत्येक को लाना भी पड़ता है। तो देखिए, हम लोग भौतिकी स्थिति में हम उसको चुन चान के अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं। अब देखिए, यहाँ पे कहता है, यहाँ पे भी देखिए एक स्टेटमेंट में दिया हुआ है, रंग वाले घटक डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे पृथक कर सकते हैं। तो देखिए, ये भी आपको एक क्रियाकलाप एक्टिविटी दिया, उस क्रियाकलाप को करके आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं।